हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली दूतावास के सामने बड़े धमाके को लेकर ये खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर चिट्ठी सामने आया है जिसमें ईरानी कनेक्शन नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर जो बाइडेन की चेतावनी असर हो गई दोस्तों, जहां दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रहा है चाइना। बताएंगे पूरी बात। साथ ही बताएंगे जहां पर नेपाली व्यवसायियों ने चाइना को लेकर बड़ा मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, बड़ा प्रदर्शन किया है। बताएंगे आपको पूरी बात। उससे आगे बताएंगे जहां पर सीपीआई 2020 की रिपोर्ट में इमरान खान घिरते हुए नजर आए दोस्तों, बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही बताएंगे जहां पर जयशंकर और ब्लिंकन ने फोन पर की है बातचीत। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का नया बयान आया है दोस्तों। मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा है ये भी बताएंगे आज की खबर में आपको, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को अभी देखने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ये तो बस ट्रेलर है। इजरायली दूतावास धमाके में बड़ा खुलासा, चिट्ठी से सामने आया है ईरानी कनेक्शन। बता दे राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला है दोस्तों, जिसके बाद इस घटना का एक ईरान कनेक्शन सामने आया है। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है दोस्तों और बदला लेने की बात कही गई है। मौके से मिले लिफाफे में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। कासिम सुलेमानी 3 जनवरी को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मारा गया था, तो वहीं फखरीजादेह की नवंबर 2020 में तेहरान में सैटेलाइट से कंट्रोल की गई मशीन गन के जरिए हमला किया गया था। बता दें लिफाफा मिलने के बाद इस घटना के पीछे ईरान कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले साल 2012 में इजराइल की एक कार में धमाका हुआ था दोस्तों। इस धमाके में 2 ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके हुए थे। ऐसे में ईरान की तरफ से यह बड़ा हमला करवाया गया दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। और क्या आप भी चाहते हैं कि भारत की मोदी सरकार को इस हमले की जांच करवानी चाहिए दोस्तों? नहीं तो आज ये छोटा सा धमाका है, कल बड़ा रूप ले सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर जो बाइडेन की चेतावनी हुई बेअसर। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अमेरिका की सत्ता संभालते ही दक्षिण चीन सागर से सटे ताइवान मुद्दे पर चाइना को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और चीन के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के अभ्यास में जुट गया है। चीनी एयरक्राफ्ट अमेरिकी कैरियर और उसके साथ मौजूद युद्धपोतों से सिर्फ 250 नॉटिकल मील दूर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना के इस कदम से वो अमेरिका को सीधे युद्ध की चेतावनी दे रहा है। जानकारी के अनुसार चीनी जंगी जहाजों ने एक बार फिर अमेरिकी विमान वाहक जहाज पर मिसाइल हमले का अभ्यास किया है दोस्तों। खास बात ये रही है कि चाइना ने यह अभ्यास ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की खबरों के बीच किया है। एक अमेरिकी सूत्र ने बताया है कि चीनी एयरक्राफ्ट अमेरिकी कैरियर और उसके साथ मौजूद युद्धपोतों से सिर्फ 250 नॉटिकल मील दूर रहा है। एक और खबर की बात करें तो नेपाली व्यवसायियों ने चीन की व्यापार नाकेबंदी के खिलाफ किया है बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नेपाल में सीमा पार व्यापार को लेकर चाइना के व्यवहार के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है। नेपाली व्यापारियों ने देश के रासुवा जिले में सीमा पार चीन की अघोषित नाकेबंदी के खिलाफ रसुवागढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान
दौरान व्यवसायियों ने कंटेनरों की सुचारू आवाजाही, सीमा पर रहने वाले नेपालियों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का पालन, व्यापार और परागमन समझौतों का पालन, चीन के साथ आसान व्यापार के लिए पहल और अघोषित नाकाबंदी को खत्म करने जैसे लिखे संदेश पकड़े हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने चीन से मांग की है कि नेपाल की जमीन व व्यापार पर अतिक्रमण बंद करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर सीपीआई 2020 की रिपोर्ट इमरान खान के लिए बनी है बड़ी मुसीबत। भ्रष्टाचार में 4 कदम आगे पहुंचा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबत बन गई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 124वें पायदान पर पहुंच गया है। कर्ज में डूबे इस पाकिस्तान की भ्रष्टाचार के मामले में स्थिति पहले से भी बदहाल हो गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद से पाकिस्तान में विपक्ष एकजुट होकर इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की सूची में पाकिस्तान के अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है आपको बता दें। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत 86वें पायदान पर है, तो वहीं भारत का पड़ोसी देश चाइना 78वें स्थान पर है। चाइना भारत से 9 पायदान ऊपर है। भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में चीन सरकार भारत से आगे है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस तालिका में पाकिस्तान 124वें और बांग्लादेश 146वें पायदान पर है। हर मौके पर भारत से तुलना करने वाला पाकिस्तान भ्रष्टाचार के भी मामले में भारत से बहुत आगे है। दोस्तों भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश से अच्छी स्थिति में बना हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इन पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और भारत जो 40वें स्थान पर है, ऐसे में भारत को किस प्रकार से हम पहले स्थान पर ला सकते हैं, अपनी राय जरूर सुझाइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन ने फोन पर बातचीत की है। अमेरिका भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष टोनी ब्लिंकन ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती साझेदारी की पुनः पुष्टि की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को बताया है कि भारत और अमेरिका के मंत्रियों ने कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों, क्षेत्रीय विकास, द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों तथा आपसी चिंता के अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, तो यूएन में भारत ने कहा है कि बच्चों को विदेशी आतंकी लड़ाके कहना उनको कलंकित करने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कहा है कि बच्चों के लिए विदेशी आतंकवादी लड़ाके शब्द का इस्तेमाल करने से उन्हें कलंकित करने तथा उनके प्रति अमानवीयता बरतने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ ही भारत ने सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित किशोर वय बच्चों को उनके देश भेजने, उनके पुनर्वास तथा उनके परिवारों से उन्हें पुनः मिलाने जैसे पहले से तैयार एवं संघर्षों के लिहाज से संवेदनशील तरीकों को अपनाने पर जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों संबंधी संधि को मानने से किया है इनकार, कह दिया है हम बाध्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के निषेध संधि संबंधी संधि को मानने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि संधि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने में विफल रही है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 22 जनवरी को लागू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दशकों लंबे चले अभियान के बाद ये संधि अस्तित्व में आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की है दूरी। जी हाँ दोस्तों, संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा है कि किसान और सरकार के बीच सिर्फ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र
नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की है दूरी। जी हाँ दोस्त, ऐसे में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है और मोदी जी के इस बात से आप किस प्रकार की, और ऐसे में दोस्तों मोदी जी के इस बयान से आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसान आंदोलन को लेकर आप मोदी सरकार से क्या चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।